हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय, देखिए 28 जनवरी 2020 की इनकी 155वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे लाला लाजपत राय हैं, इनको याद रखा जाता है उनके स्वदेशी मूवमेंट के लिए और उनके जो भी एफर्ट्स थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इन दोनों चीज़ों के लिए हमारे लाला लाजपत राय को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इनकी लाइफ की शुरुआत करें तो ये बहुत ही जल्दी अपने करियर में दयानंद सरस्वती जी के फॉलोअर बन गए थे और साथ ही साथ आर्य समाज को भी स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। शुरुआती दौर में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में भी अपना बहुत सहयोग दिया उसको स्थापित करने के लिए। ठीक है, फिर 1885 में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल स्टैब्लिश किया। कहाँ पर? लाहौर में। और ये दिखाता है कि वो अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा कमिटेड थे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राइंगल सामने आया, लाल बाल पाल का। ठीक है, मतलब हमारे लाला लाजपत राय भी एक्सट्रीमिस्ट में आया करते थे। देखिए, उस वक्त आप जानते हैं जो लॉर्ड कर्जन साहब थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया था और उसके बाद जब मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पाए थे तो उसके बाद जो लीड थी एक्चुअली में वो लाल बाल पाल के द्वारा ही ली गई थी। तो उस टाइम पे हमारे ये जो लाल बाल पाल थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, और पहली बार इस तरीके का कोई मास मूवमेंट इंडिया में देखा गया था। ओके, उसके बाद अगर आप बात करें 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में इंडियन होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद 1920 में जो कैलकाटा सेशन हुआ था, मतलब ये एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का, बिकॉज इसी सेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चालू किया था। तो इस सेशन में जो हमारे लाला लाजपत राय थे वो प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और उसके बाद जब साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें गो बैक साइमन के नारे लगाते हुए जो सॉन्डर था और उसके जो साथियों थे उन्होंने इनको सिर में और चेस्ट में बहुत ज़्यादा लाठियाँ मारी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और फिर इन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने उसको उड़ा दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, आप इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को ऐसे मारोगे तो यही होगा। ठीक है, तो ये थे लाला लाजपत राय जी। और इसके बाद कुछ उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, वैसे आई थिंक आप इनको याद नहीं रख पाएंगे, बट हो सकेगा तो एक दो बार पढ़ लेना, जैसे कि आर्य समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ द भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। इसके बाद द डिप्रेस्ड क्लास, द ट्रेवलॉग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, पढ़ना हो तो एक बार यू कैन रीड इट। इसके बाद याद रखिएगा इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी हमारी इंडियन स्ट्रगल में। कैसे? देखिए, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे नेहरू जी ने बहुत प्रोपोगेट किया वो इन्हीं के द्वारा आता है। इनका बहुत बड़ा रोल था इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आइडिया में। इसके बाद 1919 का एक्ट आपको याद होगा, उसमें जो हमारे मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो एक्चुअली ये कन्विंस उस टाइम की टॉप लीडरशिप को लाला साहब ने ही किया था कि भाई ये लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे लोगों का ध्यान भी नहीं गया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को बाहर हमारे लाला साहब ने ही रखा था। इसके बाद इनका हमेशा से यही मानना था कि इंडिया तब तक आज़ाद नहीं हो सकता तब तक जो इंडियंस हैं एक यूनाइटेड फ्रंट ब्रिटिश के सामने ना रखे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन लाला साहब का। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिए, 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आए। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, इनका जो जन्म था 1863 में हुआ था और उस टाइम पे उनका नाम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा, ये एक मॉन्क थे। ठीक है, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस और ये अपने गुरु के एक प्रिय शिष्य थे। इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद थे वो जाने जाते हैं अपनी एक स्पीच के लिए। इन्होंने वर्ल्ड रीजन शिकागो जो समिट हुआ था वहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी और एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जहाँ पर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड रिलीजन। ठीक है, जिनके लिए इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिलॉसफी और वेदांता को इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसके साथ ही साथ उन्होंने उसी टाइम पे आप कह सकते हैं योगा को भी इंट्रोड्यूस किया था।
तो जो लोग बोलते हैं बाबा का कंट्रीब्यूशन है, नहीं भाई उनका है, लेकिन पहले ही योगा वहाँ तक जा चुका था। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनका मेजर फोकस रहता था जो डिफरेंट रिलीजन के बीच में डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, मतलब इंटरफेथ अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और हिंदुज़म को ये वर्ल्ड स्टेज पे लेके आए थे कि हिंदुज़म कितना अच्छा रिलीजन है, ये उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की थी। इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी स्टैब्लिश किया था। देखिए रामकृष्ण, उन्होंने अपने गुरु के नाम पे इस मिशन को स्टैब्लिश किया था 1987 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता के बेलूर में लोकेटेड है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा रामकृष्ण मिशन है इसका मेजर काम क्या है, फिलैंथ्रोपिक वर्क करना और एजुकेशन वर्क करना। इसके बाद इनके द्वारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी गई हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजा योगा, जनान योगा और कर्म योगा। सावित्रीबाई फुले, एंड आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि सावित्रीबाई फुले एक सोशल रिफॉर्मर थी इंडिया में। ठीक है, देखिए इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के नए गांव में। ओके, अब देखिए इन्हें कहा जाता है हमारे भारत की पहली मॉडर्न फेमिनिस्ट। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या था, इनकी ज़िंदगी का मेन मकसद यही था कि ब्रिटिश राज के अंदर जो मैन एंड वुमेन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एजुकेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, बट प्राइमरी फोकस ये था कि एजुकेशन के लिए उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, अब देखिए वो हमारे आधुनिक भारत की पहली फेमिनिस्ट होने के साथ ही साथ 1848 में हमारे भारत की पहली फीमेल टीचर भी बनी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो गर्ल्स होती हैं मतलब लड़कियों के लिए एक स्कूल ओपन किया। ठीक है, और इस स्कूल को ओपन करने में उनकी मदद उनके हस्बैंड दैट मीन्स ज्योतिबा फूले ने भी की। ओके, अब देखिए इनका जो मकसद था वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं था। जिस प्रकार से आप जानते हैं जो हमारे ज्योतिबा फूले थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में काम करते थे, उसी प्रकार से जो सावित्रीबाई फूले हैं वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम किया करती थी। अब देखिए आप सभी जानते हैं अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, साथ ही साथ गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोल रहा है, उसमें फिर उनको पढ़ा भी रहा है, ऊपर से आप फीमेल भी हैं, तो सिंपल सी बात है आपको ऑर्थोडॉक्स सेक्शन का जो भी अपोजिशन है वो देखना पड़ेगा। और अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो ऐसा कहा जाता था कि जब हमारे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे लड़कियों को, तो उस वक्त वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन थे वो गोबर उठा के इनके मुंह में मारा करते थे, बट स्टिल वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते थे, बस अपना जो मुंह में लगा रहता था गंदगी उसको साफ़ करते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो मतलब इस तरीके के शांत इंसान थे सावित्रीबाई फूले और हमारे ज्योतिबा फूले। ठीक है, इसके बाद वो इतने में ही नहीं रुके, 1854 में उन्होंने क्या किया कि एक शेल्टर ओपन किया विडोज़ के लिए। ठीक है, जिनको उनके पति छोड़ देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उन सब के लिए। इसके बाद ये जो 10 सालों बाद आप कह सकते हैं ये शेल्टर डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए भी ओपन कर दिया गया था। ओके, इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कास्ट पेस्ट के लिए हमारे जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। ठीक है, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है सावित्रीबाई फूले ने, और उसका मेन मकसद में आप सत्यशोधक समाज का मेन मकसद था कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स मिले एज़ कम्पेयर टू ब्राह्मण्स। ओके, इसके बाद आप सभी जानते हैं 1897 में एक ब्यूबॉनिक प्लाग आया था। ठीक है, मुंबई वाले रीजन में, तो वहाँ पर एक क्लिनिक ओपन किया गया था हमारी सावित्रीबाई फूले के द्वारा। ठीक है, कि कम गरीब लोगों की मदद की जा सके। इसके बाद वहाँ पर इन्फेंटिसाइड बहुत होता था, मतलब जो गर्ल चाइल्ड रहती थी उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था, तो उसके लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी लॉन्च किया था। और उसके बाद उनके ऑनर में 2014 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे था उसका नाम बदल के सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो ये थी हमारी सावित्रीबाई फूले, एक सोशल रिफॉर्मर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स कम्स अबाउट दी रमकीनर बैज। देखिए रमकीनर बैज हमारे मॉडर्न इंडिया के एक आर्टिस्ट हुआ करते थे। अब ये भी स्कल्पचिंग करते थे, पेंटिंग करते थे और ग्राफिक डिज़ाइन किया करते थे। ठीक है, और इनका जो जन्म था वो वेस्ट बंगाल के बंकुरा में हुआ था।
और इसके बाद वो 1925 में आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं, काल भवाना। वहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं आर्ट स्कूल ऑफ शांति निकेतन, और उनको बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलती है नंदलाल बोस की। साथ ही साथ वहाँ पर एक माहौल मिलता है, आज़ादी का माहौल, इंटेलेक्चुअल होने का माहौल, लिबरेटिंग माहौल मिलता है, जिसकी वजह से उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल थी उनमें आप कह सकते हैं और खिलावट आना चालू हुई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं उनके काम की बात करूँ, मतलब किस टाइप की वो आर्ट किया करते थे, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार फिर भी सुन लो, हो सकता है कहीं पर कोट हो सके, चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार सुन लो। देखिए उन्होंने क्या किया, यूरोपियन मॉडर्न लैंग्वेजेस से कुछ ईडियम्स को चूज़ किया और उनको कुछ इस तरीके से यूज़ किया है अपने वर्क में कि उनका जो रूट है वो इंडिया में ही है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा वो भी स्वदेशी बिलीव करते थे। अब सिंपल सी बात है भैया, अगर आप शांति निकेतन से आएंगे तो आप स्वदेशी में बिलीव जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप उनकी जो भी आर्ट हुआ करते थे, चाहे पेंटिंग हो चाहे ग्राफिक्स हो, अगर आप उनकी थीम देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर एक डीप सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म है, मतलब इंसानियत के लिए एक दर्द भावना थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैन एंड नेचर के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो लोग तो अभी फोकस कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, हमारी तो जनरेशन्स फोकस करती आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करें पेंटिंग्स और स्कल्पचर के लिए, वो नए नए मटेरियल यूज़ किया करते थे। जैसे उस टाइम पे स्कल्पचर के लिए अगर आप कंक्रीट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो दैट वाज अ इनोवेशन, बट आज थोड़ा कॉमन है, बट उस टाइम पे दैट वाज अ इनोवेशन। इसके बाद देखिए उन्होंने काम इतने अच्छे किए हैं तो कुछ अवार्ड्स भी मिले होंगे, सिंपल सी बात है। 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1976 में उन्हें फेलो ऑफ ललित कला अकेडमी से सम्मानित किया गया, और उसी साल उन्हें डॉक्टोरल डिग्री मिली, इसकी देसी कोट्टम की, किसके द्वारा, विश्व भारती के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे रमकिन्नर बैच। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं इन्होंने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी चालू की थी महाराष्ट्र रीजन में। देखिए इनका मेजर वैसे अगर आप देखें रिलीजन नहीं था, लेकिन ये जानते थे कि अगर मैं रिलीजन के नाम पे बुलाऊंगा लोगों को तो लोग आएंगे ज़रूर। बिकॉज जब इनकी रैली शुरू में हुआ करती थी, मतलब आप कह सकते हैं सेक्युलर लाइन्स में, तो उस वक्त इनकी रैलीज में लोग आए नहीं किया करते थे, लोग ध्यान ही नहीं दिया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रिलीजन के नाम पे बुलाया जाए, तो उन्होंने गणेश चतुर्थी चालू की, शिव जयंती चालू की। ठीक है, ये हमारे शिवाजी महाराज के नाम पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली लोग आना चालू हो गए, और वहाँ पर उन्होंने लोगों ने उनकी बात भी सुनी, तो लोगों को अच्छा भी लगा, तो तब से फेमस होना चालू हुए थे। इसके बाद आप सभी जानते हैं इनके 2 फेमस न्यूज़पेपर थे, एक था केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में है, और दूसरा था महारथा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी, एक थी गीता रहस्य और दूसरी थी आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ये तो बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, बिरसा मुंडा। देखिए बिरसा मुंडा आप सभी जानते हैं मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ ये एक फोक हीरो भी थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो मेन मूवमेंट का इलाका था वो आप कह सकते हैं बिहार एंड झारखंड बेल्ट था, तो आप कह सकते हैं अनडिवाइडेड बिहार हुआ करता था इनका मेन इलाका। ठीक है, और 19th सेंचुरी में इन्होंने अपने कई रिवॉल्ट को यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया। ओके, अब देखिए इनको और भी कई नाम से पुकारा जाता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धरती अब्बा, मतलब द अर्थ फादर। ओके, अब देखो ये जो हमारे बिरसा मुंडा साहब हैं, इन्होंने बिरसेट की स्थापना की थी। ये क्या है, देखिए ये एक तरीके का रिफॉर्म है ट्राइबल सोसाइटी में। ठीक है, जिस प्रकार से उस टाइम पे पूरे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स चल रहे थे, उसी प्रकार से ट्राइबल सोसाइटी में एक रिफॉर्म था। इसके अंदर हमारे बिरसा मुंडा साहब ने बोला कि भाई जितने भी ट्राइबल्स हैं वो लोग अब विच क्राफ्ट और ये जो जादू टोना इन सब में अपना जो भी बिलीफ है वो रखना बंद कर दे, बिकॉज ये सब गलत है। इंस्टेड ऑफ दैट आप प्रेयर करो, कोई डाउट नहीं उसमें, आराम से प्रेयर करो, बिकॉज कोई तो हमारे ऊपर सुप्रीम बीइंग है ही। और ये जो शराब है उससे दूर रहो, और गॉड में मानो, और एक कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने अपनी तरफ से बताया था वो फॉलो करना है। ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आप जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है,
आई होप आपने एथिक्स में से पढ़ा होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ठीक है। तो उस प्रकार का एक कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने अपनी तरफ से बनाया था और वो लोगों को फॉलो करना है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं उनका जो फेथ था, मतलब बिरसैट तो या सोशल रिफॉर्म, वो चालू होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया था जिसका नाम था उलगुलान, या फिर आप कह सकते हैं द ग्रेट टुमलुट। और जो सबसे बड़ा इनका इम्पॉर्टेंट योगदान था वो था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1908, ठीक है। आप सभी जानते हैं वहाँ पर हुआ क्या था कि जो हमारे ट्राइबल भाई बहन थे उनको छोटी छोटी वजहों पे निकाल दिया जाता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उनका मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा था। दो ब्रिटिश ने बहुत बेकार तरीके से सप्रेस किया, पर ब्रिटिश समझ गए थे ये मूवमेंट बार बार बढ़ते रहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पास किया जिससे वहाँ के ट्राइबल्स को प्रॉब्लम ना हो। बट ये तो नाम के लिए बस एक्ट था, कुछ खास चेंजेस आए नहीं, ठीक है। और इस एक्ट में मेजर प्रोविज़न क्या था? मेजर प्रोविज़न ये था कि भाई ये जो ट्राइबल लैंड होता है वो किसी भी नॉन ट्राइबल को नहीं बेचा जा सकता, किसी भी कंडीशन में नॉन ट्राइबल को नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, ठीक है। ये मेन प्रोविज़न था इस छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का, ठीक है। चलिए, वेल एंड गुड। खुदीराम बोस, देखिए खुदीराम बोस जी ने 15 साल की उम्र में ही अनुशीलन समिति ज्वाइन कर ली थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस आर्टिकल का कि 15 साल की उम्र में इन्होंने कौन सी समिति ज्वाइन की थी? अनुशीलन समिति, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी विच बिलोंग टू बंगाल, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो वैसे इनका जन्म 1889 में हुआ था और वो 1905 में ही, सोचिए 1889 में जन्म होता है और 1905 में ही जो बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उसमें बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया था उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, और काफ़ी डंडे भी खाए थे और डंडे मारे भी थे। ये हमारे खुदीराम बोस थे, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका जो जन्म है 1857 में हुआ था और बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर थे, लेकिन 1905 में इनको बोला कि भाई आप लॉ प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जस्ट बिकॉज कि आप हमारे खिलाफ सेडिशियस आर्टिकल लिखते हो। तो सनक गई इनकी, बोला कोई बात नहीं, देखेंगे अभी। तो इसके साथ ही साथ ये बॉम्बे आर्य समाज के पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उन्होंने उस वक्त के बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज को इंस्पायर किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वीर सावरकर, लाला हरदयाल जी, ठीक है। और इन्होंने एक स्कॉलरशिप स्कीम भी चालू की थी, मैंने आपको बताया था, अपनी सोसाइटीज़ में, कि जो भी उनको रेडिकल यूथ मिलती थी जैसे सावरकर जी, हरदयाल जी, उन सबको स्कॉलरशिप दे के अब्रॉड बुलाया करते थे और उनको ट्रेन किया करते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी भी बनाई थी लंदन में 1905 में, जब इनको बैरिस्ट्री करने के लिए मना कर दिया गया था। इसके बाद लंदन में इन्होंने एक इंडिया हाउस फॉर स्टूडेंट भी बनाया था और एक मंथली जर्नल निकाला करते थे जिसका नाम था इंडियन सोशलॉजिस्ट। अब्दुल रहीम खाने खाना, देखिए अभी पिछले 6 सालों से इनकी जो टॉम्ब है उसका रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा था, या आप कह सकते हैं इनोवेशन या री इनोवेशन चल रहा था, और लगभग 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अब फाइनली की जो टॉम्ब है पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी। अब देखिए, आई थिंक इंडिया में ये ऐसा पहला मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस है जिसके प्रोजेक्ट के रिकन्स्ट्रक्शन में या री इनोवेशन में इतना वक्त लगा है, ओके। अब देखिए, जो हमारे रहीम खान है, इनका जो टेन्योर था 1556 से लेके 1627 तक था। तो उस वक्त इनको पॉपुलरली रहीम बस कहा जाता था, ठीक है। और ये एक पोएट थे, ठीक है। और याद रखिएगा ये मुग़ल एम्परर अकबर के राज में हुआ करते थे। वैसे आपको पता है इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे बैरम खान, एंड आई होप आप जानते होंगे बैरम खान कौन थे। बैरम खान हमारे अकबर साहब के गार्डियन थे, ठीक है। साथ ही साथ एक मेंटर भी थे जिनसे अकबर साहब ने परेशान होकर बोल दिया था कि गुरुजी अब बहुत हो गया, अब आप हज की यात्रा में चले आइए, और उसी यात्रा में उनका कत्ल हो जाता है, ओके। अब देखिए, दो उनके पिताजी से तो बनी नहीं हमारे अकबर साहब की, बट उनके बेटे से बड़ी बनी। इसलिए अगर आप देखेंगे जो उस टाइम पे उनके पास जो नवरत्न हुआ करते थे, मतलब इम्पॉर्टेंट 9 मिनिस्टर, उनमें से एक थे हमारे अब्दुल रहीम खाना, और इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था हिंदी दोहे का, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे हिंदी दोहे लिखे थे और साथ ही के साथ एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, ठीक है। इसके बाद एक और अच्छा कंट्रीब्यूशन था इनका, इन्होंने जो बाबर मेमोइड्स थे, ठीक है, दैट इज़ बाबरनामा, उसको
चगटाई लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। इसके साथ ही साथ इनकी बहुत अच्छी एक्सेलेंस थी संस्कृत के ऊपर। सोचिए, इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अ मुस्लिम हैविंग एक्सीलेंस इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ही इज़ हैविंग प्राउड ऑफ इट। सेम अ हिंदू इज़ हैविंग एक्सीलेंस ओवर उर्दू लैंग्वेज एंड ही इज़ प्राउडिंग इट। ठीक है, इसे कहा जाता है असली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इन्होंने संस्कृत में 2 एस्ट्रोलॉजी की बुक्स भी लिखी थी। कौन कौन सी? एक थी खेतक उत्कम और दूसरी थी द्वात्री शयादोगवाली। बहुत बड़ी बुक का नाम था, कभी याद ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो इनकी जहाँ पर बर्थ प्लेस है, मतलब जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जैसे दैट इज़ दी नवनशहर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर जो उनका गांव है उसका नाम भी खाने खाना रख दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा। पंजाब को बिलोंग करते थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट दी दारा शिकोह। तो आप सभी जानते हैं मुग़ल एम्परर शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे हमारे दारा शिकोह, और इवन हमारे जो शाहजहाँ हैं उन्होंने उनको टाइटल भी दिया था शहज़ादे बुलंद इकबाल, बिकॉज उनको पता था ना कि यही क्राउन प्रिंस है। बट आखिरी में बाजी बदल गई। कहाँ पर? बैटल ऑफ सामूगढ़ में। बैटल ऑफ सामूगढ़ मतलब जो 4 प्रिंसेस थे शाहजहाँ के, उनके पुत्रों की लड़ाई, 4 बेटों की लड़ाई, और अल्टीमेटली इसमें विक्ट्री किसको मिलती है? औरंगज़ेब को, और इंडिया की धज्जियाँ उड़ जाती है। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि भाई ये लिबरल थे बिल्कुल अकबर की तरह। ठीक है, 2 लोग इनके जो लिबरल एटीट्यूड थे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट काफ़ी राइटर्स ने कोट किया कि भाई ये ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, काफ़ी इनकॉम्पिटेंट टाइप के पर्सन थे। 2 राजा बन जाते लेकिन बहुत बेकार तरीके से रूल करते, ऐसा भी लोगों का मानना था। 2 मतलब ऐसा कुछ रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होता औरंगजेब की तरह, बट औरंगजेब वॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड यू कैन से मिलिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही इफिशिएंट थे। ठीक है, वेयर एज हमारे जो दारा शिकोह साहब थे वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, और इसका प्रूव करने के लिए इवन राइटर्स लोग ये भी कोट करते हैं कि भाई द पर्सन वॉज क्राउन प्रिंस बट स्टिल ही लॉस्ट द वॉर। मतलब सारी बाजियाँ उनके हाथ में थी, सारी मुगल आर्मी उसके हाथ में थी, बट स्टिल ही लॉस्ट इट। तो फिर आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसके बाद अगर आप इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, सबसे पहली बात तो इन्होंने भगवद गीता को और उपनिषद को, ठीक है, उनकी ओरिजिनल संस्कृत बुक से पर्शियन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, 1657 के आसपास। और उनका मेन मकसद ये था कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी उन बुक्स को पढ़ें और समझें कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई जब भी मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल वो उपनिषद जैसी लगती है। ठीक है, और इसलिए उनको ट्रांसलेशन को सिर अकबर कहते थे। सिर अकबर मतलब द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, कि भैया ये बुक सेम क्यों है। ठीक है, ये इनका कहना था। इसके बाद अगर आप रिलीजन को छोड़ें तो इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था आर्ट फील्ड में भी, जैसे कि उन्होंने एक मजमा उल बहरैन लिखी थी। इसके साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स किया करते थे और कैलीग्राफी किया करते थे। तो उन्होंने उसकी कलेक्शन बनाई और उसको नाम दिया दारा शिकोह एल्बम, और उस एल्बम को उन्होंने गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को, नदीरा बानू बेगम को। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बहुत सारे मुग़ल आर्किटेक्चर बनवाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टॉम ऑफ हिज वाइफ नदीरा बेगम, लाहौर में है ये। इसके बाद श्राइन ऑफ मियाँ आमिर, ये भी लाहौर में है। इसके बाद दारा शिकोह लाइब्रेरी, ये दिल्ली में है। इसके बाद अखुरी मुल्लाह शाह मॉस्क, ये श्रीनगर में है। और उसके बाद परी महल गार्डन पैलेस, ये श्रीनगर में है। ठीक है, इसके बाद आई होप आपने एक स्कॉलर के बारे में सुना होगा, ट्रैवलर के बारे में एक्चुअली, निकोलो मनोकी। ऐसा कहा जाता है जिस टाइम पे हमारे दारा शिकोह साहब को पकड़ के लाया गया था अकबर के, नॉट अकबर, औरंगज़ेब के कोर्ट में, तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट थे और उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से दारा शिकोह को मारा गया। वो बताते हैं कि जब उन्हें लाया गया तो उनके पूरे कपड़े फटे हुए थे और पूरी तरीके से वो जंजीरों में बंधे हुए थे, और फिर उनको बिल्कुल औरंगज़ेब के सामने ला के पटक दिया गया। मतलब इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उनकी मृत्यु कैसी थी। ठीक है, और अभी रिसेंट में इनकी जो मॉस्क है, नॉट मॉस्क एक्चुअली, जो टॉम्ब है, उसको खुदवाने की बात भी गवर्नमेंट ने की है। ऐसा कहा जाता है जो हुमायूं टॉम्ब है उसी के आसपास इनको गड़ाया गया था, तो हो सकता है वहीं पर उनकी टॉम्ब मिले। ठीक है, तो ये थे हमारे दारा शिकोह साहब। उसके बाद मूव करते हैं अगले आर्टिकल पे, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये 1899 से लेकर 1902 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, मतलब MLC थे।
इसके बाद अगर आप देखेंगे 1902 से लेके अपनी डेथ तक, मतलब 1915 तक, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी थे, मतलब जो वाइस रॉय वाली होती थी। और इनकी एक सोसाइटी फॉर्म की थी इन्होंने जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक दो चीज़ें और जान लो। देखिए, इंपीरियल लेजिस्लेचर में इनका बहुत बड़ा रोल था मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म फॉर्म करने में। आप सभी जानते हैं 1909 में मॉर्ले मॉन्टे रिफॉर्म आया था, जिसमें जो सीट्स थी हमारी काउंसिल्स की वो बढ़ाई गई थी। इवन अगर आप देखें जो स्टेट वाली काउंसिल्स थी वहाँ पर तो नॉन मेजॉरिटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दैट मीन्स नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे इनके मॉन्टे मॉर्ले रिफॉर्म में, ठीक है। और याद रखिएगा जो बनारस सेशन था 1905 का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जहाँ पर बॉयकॉट मूवमेंट को मंजूरी मिली थी। और इन्होंने यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो इस सेशन में हमारे गोखले साहब भी प्रेसिडेंट थे, 1905 बनारस सेशन, ठीक है। और याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट ग्रुप को ये बिलोंग किया करते थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं शुरू में जो कांग्रेस थी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक थी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और दूसरी थी मॉडरेट ग्रुप। तो हमारे गोखले साहब मॉडरेट ग्रुप को बिलोंग किया करते थे, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया इन्होंने एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इसका मेजर काम था एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन प्लस ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ब्रिटिश के साथ फ़ाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मॉडरेट थे, तो मतलब ये चाहेंगे कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ही हम आगे बढ़े, ठीक है। और इन्होंने इसके बाद गोविंद रनाडे साहब के साथ मिलके सार्वजनिक सभा भी बनाई थी, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो इनका यही है कि ये महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने इवन इनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी, धर्मात्मा गोखले। और इवन जिन्ना साहब भी इनसे इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने अपनी बुक में कई बार लिखा है, आई वुड लाइक टू बी द गोखले ऑफ मुस्लिम्स। तो मतलब आप समझ सकते हैं इनका क्या स्टेटस था हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में उस वक्त कि गांधी जी ने अपना पॉलिटिकल गुरु कहा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट वीर सावरकर और यू कैन से विनायक दामोदर सावरकर। अब देखिए जो हमारे वीर सावरकर साहब थे वो 1937 से लेके 1943 तक हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो जब यूनाइटेड किंगडम गए तो उस वक्त वो फ्री इंडिया सोसाइटी और इंडिया हाउस के एक एक्टिव मेंबर बने। देखिए एक्चुअली में जो श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं, ठीक है, इन्होंने ये दोनों सोसाइटी खोली थी इंग्लैंड में, फ्री इंडिया सोसाइटी और इंडिया हाउस, ठीक है। और इनका मेन मकसद यही था जो भी रिवॉल्यूशनरी टाइप के लड़के उन्हें दिख रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए और ब्रिटेन बुलाया जाए। और यहीं पर इनको वो ट्रेन किया करते थे कि किस तरीके से आपको अपनी फ़ाइट कंटिन्यू करनी है वॉलेंट तरीके पे, ठीक है। और लेकिन होता क्या है कि जब ये जैक्सन साहब का मर्डर कर देते हैं हमारे वीर सावरकर जी, ये उस टाइम पे नागपुर के आई थिंक कलेक्टर थे, तो उनका मर्डर हो गया था। उसके बाद से ये जो इंडिया हाउस फ्री इंडिया सोसाइटी के ऊपर बड़ी मार पड़ना चालू हुई। तो उसी वक्त ब्रिटेन के और जर्मनी के जो रिलेशन थे ख़राब होना चालू हो गए थे। तो उस टाइम पे ये सब लोग जाके बर्लिन में सेटल आउट कर गए थे और वहाँ से और आसानी से काम होने लगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो लाला हरदयाल जी हैं वो भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे विनायक दामोदर साहब जी के। अब इसके बाद सावरकर जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। मतलब 1857 की क्रांति वाली बुक थी। और इसी में उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वही हमारा 1857 की क्रांति थी। दो लोगों ने काफ़ी डिबेट किया कि नहीं यार तो सिपाही म्यूटनी था, ये था वो था, लेकिन हमारे सावरकर जी का ऐसा मानना था कि ये पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का। और लेट मी टेल यू, ये जो बुक थी उस टाइम पे बैन हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट में जैसे आज आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, मूवीज़ मिल जाती है, उस टाइम पे अवेलेबल हुआ करती थी लोगों को पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाहते थे। इसके साथ ही साथ इनका एक और कॉन्सेप्ट था हिंदुत्व का, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू कौन है, ठीक है। और याद रखिएगा दो वो रिलीजियसली थोड़े इंटॉलरेंट टाइप के पर्सन थे, बट इन्होंने कास्ट को बहुत ज़्यादा अपोज किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे कास्टिस्ट रिफॉर्मर थे हमारे विनायक दामोदर साहब। और इनका हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, मतलब एक्चुअली आप कह सकते हैं इनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही अलग था। इनका नेशनलिज्म एक्चुअली में कल्चरल नेशनलिज्म था। इनके अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए किसी भी लैंड की अगर बात करें, आप हिंदुस्तान की बात कर लें, अगर ये आपका पैटर्नल लैंड और स्पिरिचुअल लैंड नहीं है तो यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंडियन। देखिए इनका ऐसा मानना था
कि सबसे पहली बात तो आपको इंडिया में पैदा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये लोग मुस्लिम, मतलब ये मुस्लिम के अगेंस्ट क्यों थे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा रिलीजियस मत लेना, बस इनकी फ़िलासफ़ी है वही बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना था कि जो इंडिया में पैदा हुआ है वही इंडियन कहलाएगा, पहली कंडीशन। तो ये कंडीशन तो मुस्लिम्स फुलफिल करते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इनकी दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका स्पिरिचुअल लैंड भी यही होना चाहिए, मतलब आपके भगवान भी यहीं पर निवास करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे आप जैनिज़्म की बात करें, तो ये लोग पैदा भी यहीं पर हुए, उनके भगवान भी यहीं हैं। सेम गोज़ विद हिंदुइज़्म। लेकिन इनका ऐसा मानना था कि ये चीज़ मुस्लिम के साथ नहीं होती है, बिकॉज अगर आप मान लीजिए जो मुस्लिम का जो मेन मंदिर है दैट इज़ मक्का मदीना, ठीक है, दैट इज़ इन सऊदी अरेबिया। अगर मान लो उनका ऐसा मानना था कि कभी हमने सऊदी के साथ लड़ाई की और उसमें हमने डिसाइड किया कि हम मक्का मदीना पे ब्लास्ट करेंगे, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम्स हैं वो हमारे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया था खिलाफत मूवमेंट में हुआ था 1921 पे कि ये लोग मतलब जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज के अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। तो इनका ऐसा कॉन्सेप्ट था, देखिए इनका है, मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो उन्होंने बोला था भाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उनकी ऐसी सोच थी, आप सही थी गलत थी वो लोग ही जज कर सकते हैं। इसके बाद 1909 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? बिकॉज जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, मतलब मॉरले मॉन्टी रिफॉर्म, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ बोला था और इनको एज आ सिडिशियस चार्ज कर दिया गया था। और बोलने के लेवल पे नहीं, मतलब इन्होंने तो ऐसा बोला था भाई ये जो रिफॉर्म इतना ख़राब है कि हमें आर्म्ड रिवॉल्ट कर देना चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो अब ऐसे में तो ब्रिटिश को अरेस्ट करना ही पड़ता। इसके बाद इन्होंने एक अभिनव भारत नाम की सोसाइटी भी बनाई थी अपने ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर के साथ, ठीक है। और इसका भी वही सीक्रेट काम था, ब्रिटिश को उड़ाना है आर्म्ड रिवॉल्ट से। नूर इनायत खान, ये कौन थी? देखिए ये एक इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जो ब्रिटिश में रहती थी, ब्रिटेन में रहती थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने एक स्पाई मतलब जासूस का काम किया था, ठीक है। अभी रिसेंट में जो इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी है उन्होंने इनको एक उस मेमोरियल ब्लू प्लेग इन सेंट्रल लंदन से सम्मानित किया है, ठीक है। अब वैसे ये जो ऑनर है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको मिलता है जो लंदन की किसी बिल्डिंग से कनेक्टेड रहे, ठीक है। ये इवन ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं, इवन ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। तो उन बेसिस पे आप कह सकते हैं नूर इनायत खान को ब्लू प्लेग मिला है, ठीक है, कल पे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था भगत सिंह के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपना सपोर्ट दिया था, ठीक है। और जब उनको प्रेजेंट किया था मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार, उनके नाम की एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। आज़ाद का मतलब आप सभी जानते हैं, फ्री, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम हुआ करता था स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंस। और वो रहते कहाँ थे? जेल, ठीक है। एक्चुअली वो जेल में ही ज़्यादातर रहते थे, तो जिसकी वजह से उनका नाम पड़ता है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इस तरीके से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब उसकी भी अलग स्टोरी थी अपनी, ठीक है। अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब देखा कि भाई गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल कर गया है, तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। आप सभी जानते हैं उस टाइम पे इसको लीड कर रहे थे उस वक्त के महान क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान, फिर हमारे बिस्मिल्लाह खान, मतलब बहुत सारे लोग थे जो उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये सब लोग काकोरी कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व थे। इवन हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी काकोरी कॉन्स्पायरेसी में गए थे, बट वो बच के निकल आए थे और बाकी के जो लोग थे वो बेचारे फंस गए थे, तो उन्हें डेथ की सज़ा सुनाई गई, ठीक है। अब देखो, और आई होप आप जानते हैं काकोरी कॉन्स्पायरेसी क्या है। देखिए ये जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था उसका मेन फंडा क्या था? उसका मेन फंडा था हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय आर्म्ड रिबिलियन इस्टेब्लिश होगा, ओके। तो इसके लिए आर्म्ड रिबिलियन के आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? चोरी करके, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये लोग एक ट्रेन को लूटेंगे और ये सब जो भी इंसिडेंट्स होता है वो काकोरी के आसपास होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका रॉबरी का नाम पड़ा काकोरी रॉबरी या फिर काकोरी कॉन्स्पायरेसी, ठीक है। और
तो ये था यूजुअली हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। उन्हीं का फिर साथ दे रहे थे कौन? अशफाकुल्लाह खान। ठीक है, अशफाकुल्लाह खान ने भी ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ज्वाइन किया था और इन्होंने भी शिरकत की थी काकोरी कॉन्स्पायरेसी में, और इवन ये भी पकड़े गए थे, बट चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़े गए थे। और इन्होंने, अगर आप देखें ध्यान से, तो उर्दू में और हिंदी में कुछ पोएम्स लिखी हैं जिनको वरासी या फिर हजरत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, वरासी एंड हजरत, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। और फिर इसके बाद आप कह सकते हैं कि इनको 1921 के बाद फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक है उसने एक मैनिफेस्टो भी पब्लिश किया था 1925 में, जिसका नाम है द रिवॉल्यूशनरी। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.